हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे। आज हम जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इन इन्फॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है। कुछ वायरसेस के अलावा जितने भी करंटली नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे डिस्कवर किया गया? इसके लिए कई साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू गुजरे और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इस सीरीज में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया निमोनिया डिजीज कॉज करता है। उन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन की स्टडी की। पहला था R2 स्ट्रेन जो कि रफ था, जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था और ये ए वायरुलेंट था, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता था। दूसरा था S3 स्ट्रेन जो कि स्मूथ था क्योंकि इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था और ये वायरुलेंट था, मतलब जो डिजीज कॉज करता है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में देखें। सबसे पहले लाइव R स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया गया और माउस सरवाइव कर गया। चूंकि R स्ट्रेन ए वायरुलेंट होता है, इसलिए यह माउस में किसी भी तरह का डिजीज कॉज नहीं करता है और माउस सरवाइव कर गया। फिर लाइव एस स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया गया और माउस की डेथ हो गई। चूंकि एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, इसने माउस में डिजीज कॉज किया और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया गया, माउस सरवाइव कर गया। चूंकि इसमें जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन था उसे हीट किल करके माउस में इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से इसने किसी भी तरह का डिजीज कॉज नहीं किया और माउस सरवाइव कर गया। इसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर माउस में इंजेक्ट किया गया, तो क्या देखा गया कि माउस की डेथ हो गई। तो अब प्रश्न उठा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरुलेंट स्ट्रेन था वो तो हीट किल था और उसे फिर लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया जो कि ए वायरुलेंट था। तो ये दोनों ही स्ट्रेन में डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो फिर माउस में डिजीज कैसे हुई और माउस की डेथ कैसे हुई? साथ ही डेड माइस से लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर किया गया। तो इस आधार पे इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि आर स्ट्रेन हीट किल एस स्ट्रेन के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो गया ए वायरुलेंट से वायरुलेंट फॉर्म में, जिसने कि माउस में डिजीज कॉज किया और माउस की डेथ हो गई। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब कोई ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या प्रिंसिपल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ और आर स्ट्रेन ए वायरुलेंट से वायरुलेंट बन गया। मतलब एस स्ट्रेन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन में, जिसने कि इसे ए वायरुलेंट से वायरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर उस समय इस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। फिर फर्दर इस सीरीज में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने, ये पता करने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है क्या। एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया 1944 में। सबसे पहले उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन को लिया और उसे ऑब्जर्व किया बिना उसमें किसी चीज़ को मिक्स किए, तो देखा गया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। मतलब आर स्ट्रेन जो कि ए वायरुलेंट था वो ए वायरुलेंट ही रह गया। उसके बाद फिर लाइव आर स्ट्रेन में हीट किल एस स्ट्रेन को मिक्स किया गया, तो देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब आर स्ट्रेन जो कि ए वायरुलेंट था वो वायरुलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि एस स्ट्रेन से कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो कि एस स्ट्रेन से
आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हीट किल्ड एस स्ट्रेन में सबसे पहले प्रोटीएज ऐड किया गया। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। उसके बाद इसे लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया और देखा गया कि आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस आधार पे निष्कर्ष निकाला गया कि प्रोटीन के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल प्रोटीन नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हीट किल्ड एस स्ट्रेन में आरएनएज ऐड किया गया, जो कि आरएनए को डिग्रेड करता है। उसके बाद इसे लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया और देखा गया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि एस स्ट्रेन से जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल ट्रांसफर हुआ वो आरएनए नहीं है, क्योंकि आरएनए के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हीट किल्ड एस स्ट्रेन में डीएनएज ऐड किया गया, जो कि डीएनए को डिग्रेड करता है। उसके बाद इसे लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो आर स्ट्रेन ए वायरुलेंट था उसका ट्रांसफॉर्मेशन वायरुलेंट स्ट्रेन में नहीं हुआ है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि डीएनए के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ। तो इस आधार पर यह कंक्लूजन निकाला गया कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है वो डीएनए है, प्रोटीन या आरएनए नहीं है। फर्दर इस सीरीज में 1952 में हर्शे और चेज के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बैक्टीरियोफाज वायरस पे, मतलब वैसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का बेसिस था कि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, सल्फर नहीं, और प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस नहीं। जब बैक्टीरियोफाज वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वे जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन उनका जो प्रोटीन कोड होता है वो बाहर ही रह जाता है। आइए हम उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को देखें। कुछ वायरसेस जिनमें कि रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट थे और कुछ अन्य वायरसेस जिनमें कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट थे, उन्हें अलाउ किया गया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। यहाँ बैक्टीरिया लिया गया ई कोलाई और इन्फेक्शन के पश्चात ब्लेंडिंग के द्वारा वायरल कोट को बैक्टीरिया से अलग किया गया। उसके पश्चात सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वायरल पार्टिकल को बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया। फिर बैक्टीरिया जो ऑब्टेन हुए उन्हें ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेनिंग वायरसेस से इन्फेक्ट हुए हैं वे रेडियो एक्टिव थे, और वैसे बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेनिंग वायरसेस से इन्फेक्ट हुए वे नॉन रेडियो एक्टिव थे। तो इस आधार पे यह कंक्लूजन निकाला गया कि बैक्टीरियोफाज वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं, क्योंकि डीएनए बैक्टीरियोफाज वायरसेस के द्वारा इन्फेक्शन के समय बैक्टीरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ये है बैक्टीरियोफाज वायरस। इस बैक्टीरियोफाज वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, जिसे कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और इस बैक्टीरियोफाज वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव है, जिसे ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। दोनों को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ किया गया। तो इन्फेक्शन के समय वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखने के लिए कि ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए, बैक्टीरिया की स्टडी की गई। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वायरल पार्टिकल को बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया। अब दोनों ही तरह के बैक्टीरिया की स्टडी की गई और क्या देखा गया कि वैसे बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं वे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन कोट
इंसर्ट नहीं किया गया है इन्फेक्शन के समय, बल्कि डीएनए इंसर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था और प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था। उसके पश्चात फिर उन बैक्टीरिया की स्टडी की गई जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेनिंग वायरसेस के द्वारा इन्फेक्ट हुए थे। तो देखा गया कि वैसे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हैं। तो यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था जो कि इंसर्ट किया गया और प्रोटीन कोड बाहर रह गया। इसी वजह से ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव थे। तो इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला गया कि बैक्टीरियोफाज वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, प्रोटीन नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।